और आप एकदम तेज तेज भागना शुरू करते हैं, बुक की तरफ आ जाएं। मैं आपको बता देती हूँ, रीड आउट कर लेती हूँ। टर्न ओवर पेज नंबर 66। इस पर अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो है 3 जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है, मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, मीन जो है द मेन पर्पस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे आपने जो है वो फर्स्ट सेकंड स्लाइड में देखा होगा कि किस तरह उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, कितने अच्छे तरीके से मैं आपको पहले कर चुकी हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने मुबीन बेटा या बाकी रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को प्लीज कर ले कि मैंने इसी वजह से किया था। अब मैं इतनी स्पीडी इंशाल्लाह ताला चलेंगे कि मगरिब से पहले हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये नहीं कि अब बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो घबराएं कि हम ये पूछें या ना पूछें या क्या करें। यू कैन आस्क द क्वेश्चन इवन 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू विल आस्क क्वेश्चन, और यू कैन से जो भी आपके दिल में हो। ठीक है, पर हर चीज़ कहने का तरीका होता है प्लीज़। और ये है कि बाज़ दफ़ा मैं भी ये भी हो सकता है कि हमें इसको इतना हाईलाइट नहीं भी करना चाहिए था, और वही बात जो मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, यही चीज़ है कि कभी जो है एग्जामिनर का मूड या टीचर का मूड बहुत अच्छा होता है तो हम कहते हैं वाह टीचर बहुत अच्छी है, इस तरह है। और कभी जो है एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं होता है तो जिसमें उसने पहले 20 मार्क्स दिए होते हैं तो उसमें फिर 0 मिल जाते हैं। और शुरू में मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया था कि आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, उसके बावजूद बिलीव मी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मैं बैठ सकूं या ये लेक्चर दे सकूं, मगर आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों को जो है ना स्टैटिस्टिक्स में जो चीज़ मैं शुरू में बता रही थी ना, यही चीज़ देखिए अब आप लोगों पे इम्प्लीमेंट भी हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंट्रोडक्शन में देख लें काइंडली, मैं रीड आउट करूंगी एक दफ़ा, जस्ट रिपीटेशन होगी उस चीज़ की जो हम कर चुके हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन की तरफ प्लीज आ जाए अगर आप। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इवन तो मैं आपको स्लाइड्स पे भी दिखाती हूँ, बाकी आपको जो हर टीचर का अपना एक तरीका होता है, मेथोडोलॉजी होती है लेक्चर डिलीवर करने का। कुछ हमारे रिसोर्स पर्सन ऐसे भी होते हैं जो स्लाइड्स दिखा देते हैं, उससे समझा देते हैं, दैट्स इनफ। मगर मैं हमेशा आपको स्लाइड भी करती हूँ और इवन तो बच्चों की तरह एक एक वर्ड भी बुक से पढ़ती हूँ, ताकि आपने बाद में बुक को कंसल्ट करना है या आपने स्लाइड्स को देखना है या नेट से कोई चीज़ देखनी है तो आपका ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो या बुक की कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जिससे आप आगे जा ना सकें। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा बेटा कि कभी भी आप लोग जो है कुछ भी पढ़ते हैं जब तक एक वर्ड क्लियर ना हो आगे मत जाएं। आप डिक्शनरी रखें, आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हर चीज़ को लेके आपने चलना है। ठीक हो गया, डोंट टेक टेंशन, सब रिलैक्स हो जाएं। ईद के बाद फर्स्ट डे आए हैं। It is typical score among a group of scores. ठीक हो गया, they give us an easy way to describe a set of data with a single number. This single number represents a value or score that generally is in the middle of the data set. ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हुई है हर चीज़? तो मैं आगे चलूँ प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम अलीम, बहुत लेट कनेक्ट हुए हैं आप। ओके बेटा, मेन पर्पस क्या है आप काइंडली देख सकते हैं बुक से। आई विल रीड। चला, अब तो किसी को भी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। चले ठीक है, मुझे आ रही है, ये भी काफ़ी है।
ठीक है बेटा, टर्न ओवर पेज नंबर 66, काइंडली इस पे देख लें आप। द गोल ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, वालेकुम अस्सलाम साकिब, क्या गोल है? टू कंडेंस डेटा इन अ सिंगल वैल्यू टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डेटा। गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुड बी, ठीक है, कैसे होना चाहिए? स्ट्रिक्टली डिफाइंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, capable of further mathematical treatment, based on all values of given data, have sampling stability, not be unduly affected by extreme values. अब सेंट्रल टेंडेंसी जो है अच्छी, उसकी मेजरमेंट कैसी होनी चाहिए? हमने पहले पर्पस देख लिया, फिर हमने उसकी जो है वो देख लिया कि शुड बी मतलब कैसी होनी चाहिए। काइंडली अभी आपके सामने स्लाइड है, इसको रीड आउट करें। इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी आस्क टू मी, एंड इफ एज आई टोल्ड यू इंशाल्लाह ताला बिफोर maghrib azan या maghrib prayer we will complete this unit, and inshallah taala after maghrib prayer we will continue our next unit. ओके बेटा, वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि ईद का थर्ड डे है और आप लोग इतनी सिंसियरिटी के साथ, इतने इंकरेजमेंट के उसमें ज़ाहिर बात है इंकरेजमेंट, बार बार इंकरेज का वर्ड यूज़ करती हूँ, इतना एक एम्बिशन है आप लोगों के उसमें माइंड में, आपकी सिंसियरिटी आपके शो होती है इन तमाम चीज़ों से, आपके रिप्लाई से, आपके अटेंटिवली क्लास में वो होने से, आपके रिस्पेक्ट देने से, आपके प्यार देने से। Really, I am very thankful to all of you, and I really appreciate all of you कि ईद के थर्ड डे आप लोग जो है वो इतनी हिम्मत और इतने खुश उसमें जो है आप आए और अपनी क्लास को ले रहे हैं। रियली अप्रिशिएट करती हूँ। मीन आपके पास क्या होता है? मीन इज द बैलेंस पॉइंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट इज एन अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर। अलीम बाद में कनेक्ट हुए मगर जो है ना वो बहुत दूर अंदेश लगते हैं आप, ये बातें हम बहुत पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं, आप कनेक्ट हुए हैं तो ये आपके लिए जो होगा, ठीक है। मीन क्या है? इट इज एन अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर, ठीक है। क्या है? अरिथमेटिक एवरेज। Mean is the most commonly used measure in educational research. It is appropriate for describing ratio or interval data. It can also be used for both continuous and discrete numeric data. हमेशा आपको मैं बता चुकी हूँ कॉन्टिन्यूस क्या होता है, हैविंग पॉइंट्स, मतलब आपके पास कोई नंबर्स हैं, इवन दो उसके पॉइंट्स को भी आप कंसीडर करते हैं, मतलब फ्रैक्शन को भी कंसीडर करते हैं, पॉइंट्स को भी, आपके उसके वर्ड से ही शो हो रहा है कि देयर इज कंटिन्यूटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। और डिस्क्रीट में आप क्या होता है? डिस्क्रीट में आपके पास जो है वो जंपिंग वैल्यूज होती हैं, लाइक इसमें हम मीन को सॉरी पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, हम फ्रैक्शंस को कंसीडर नहीं करते, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऑन फोर, ठीक हो गया। इट इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर। मीन की डेफिनेशन याद रखें, इट इज एन अरिथमेटिक एवरेज of the score. Mean is the balance point for the distribution. जब आपके पास अगर मीन क्वेश्चन में आ जाता है, आप लिखिए डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मीन। नंबर 1
It can be calculated for the data representing qualitative value. ठीक है, इधर क्या आ जाएगा आप खुद बताएं। इधर लिखा है इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द डेटा रिप्रेजेंटेटिंग क्वालिटेटिव वैल्यूज। क्वालिटेटिव वैल्यूज में आपके पास नाम दिए जाते हैं, कैटेगरी दी जाती है। अगर मैं लिख दूं असद प्लस अली प्लस हमाद डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आप मीन निकाल सकते हैं? Obviously you all will say no. ऐसे ही है। कर दें, it can't be calculated for the data representing qualitative values. मीडियन क्या है? मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ रैंक ऑर्डर डेटा। रैंक हमेशा ध्यान में रखें, इधर रैंक ऑर्डर की बात हो रही है, मतलब कि आपके पास जो भी डेटा आएगा वो अनग्रुप्ड है या जिस तरह भी है, ऑड नंबर में है, इवन नंबर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी डाटा होगा उसको आपने ऑर्डर में अरेंज करना है। आपने उसको बिल्कुल सही अरेंज करके उसके मिड वैल्यू देखेंगे। अगर आपके पास ऑड नंबर हैं जिनको हम ताक अदाद कहते हैं, जिनको हम कहते हैं दो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो हम कहते हैं ऑड नंबर हैं, उर्दू में ताक अदाद कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डाटा ऑड नंबर में है तो क्या हो जाएगा, जो मिड पॉइंट है वो इजीली आपके पास मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। लाइक 7 वैल्यूज हैं, 3 इधर चली गई, 3 आपके लेफ्ट साइड पे आ गई, 3 राइट पे, तो मिड में आपके पास जो पॉइंट होगा वो मीडियन कहलाता है। ठीक हो गया। और अगर आपके पास इवन नंबर में है, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, वो अदाद जो दो पे तकसीम हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम ये करते हैं कि हम बीच की दो वैल्यूज को ले लेते हैं और उन दो का सम निकाल के डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास मीन आ जाता है, मीडियन आ जाता है, सॉरी। ठीक है, जल्दी से स्लाइड को पढ़ें प्लीज। Median is the middle value of the rank order ascending order data. It divides the distribution into two halves. 50% of scores or observations on either side of median means the data would be in equilibrium. मतलब बीच का पॉइंट आ जाता है, 50% राइट पे ली जाती है, फिर 50% लेफ्ट पे, डेटा आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगेन द एग्जांपल ऑफ सीसा वुड बी सुटेबल। बेटा स्टार्ट शो क्यों नहीं हो रही? मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट शो हो रही है, किसी को भी नहीं शो हो रही। बुक पे पढ़ लें, डजंट मैटर, बुक का भी यही है। ठीक है, नाउ टर्न ओवर पेज नंबर 68। बाद में बुक देख लें। स्लाइड शो नहीं हो रही है आप लोगों को क्या? मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था अक्सर, आप लोगों के पास अगर बुक नहीं है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट की थी मैंने, नेट से लोड अपनी डाउनलोड करें बुक को और उसके प्रिंट्स ले लें, तो आपके पास ऑलरेडी आ जाएगी। और बुक के बगैर ये लेक्चर्स बेमायनी है। प्लीज डाउनलोड करें नेट से अपनी बुक और उसके बाद उसके प्रिंट्स ले लें। ठीक हो गया? अगर आप इसमें देख सकते हैं, आप देख रहे हैं और स्कोर आपके पास जो है वो 5 है।
फर्स्ट रेंज इट इज असेंडिंग ऑर्डर, आपने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आपने क्या कर लिया, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, देखिए मिड पॉइंट क्या आ रहा है इसका, टेक द मोस्ट मिडल वैल्यू, आपके पास 7 आ गया। ठीक हो गया, 7 आ गया। इसी तरह आपके पास क्या आ गया, इवन का देख लें, 6 वैल्यूज हैं, अगेन अरेंज करें इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी आ गई, 9 और 14। 9 14 को आपने ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, सम आ गया, डिवाइडेड बाय 2 11.5। ठीक हो गया, यही आपका मीन था। मेरिट्स डीमेरिट्स काइंडली पढ़ लें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आउटलायर्स का क्या होगा कि अब मीडियन चाहे वो एक्सट्रीम वैल्यूज हो डाउनवर्ड या डेटा में जो अपर उसकी उस पर हो, राइट हैंड पे हो या आपके जो है लेफ्ट हैंड पर हो, इसमें आपके मीडियन पे जो है अफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, मीन पे एकदम अफेक्ट पड़ जाता है, पर मीडियन क्या होता है, आपने उसको वैसे डेटा वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने और मिड पॉइंट आपने लेना होता है, तो इससे जो है आउटलायर्स के उससे जो है इस पर इतना असर नहीं पड़ता। And less affected by skewed data. As I told you before, skewed outliers कि ये होते क्या हैं, ठीक है, तो ये अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा। Median can't be determined for categorical or nominal data. ठीक हो गया। Median merits kindly I am giving you just 1 or 2 minutes, इसको आप रीड आउट करें जल्दी से और मुझे बताएं कि क्लियर हो गया है। It is rigidly defined, it is easy to understand and calculate, it is not affected by extreme values. Even the extreme values are not known, median can't be calculated. ठीक है, मीडियन के आपके जो मेरिट्स हैं डीमेरिट्स हैं उसमें जो है वो मैं आपको बहुत अच्छी तरह ये चीज़ बता चुकी हूँ। उसी को अगर आप लोग ध्यान में रखें, कंपेयर करें, तो ये जो है वो मजीद जो है वो क्लियर आपको हो जाएगा। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यहाँ किसकी बात हो रही है, वही आपके पास जो है अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बिल्कुल आउटलायर्स के बारे में पढ़ा था, स्क्यूड डेटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं करता। Even if the extreme values are not known, median can be calculated. It can be located just by inspection in many cases. It can be located graphically. It is not much affected by sampling fluctuations. It can be calculated by data based on ordinal scale. It is suitable for skewed distribution. It is easily located in individual and discrete classes. डीमेरिट्स जल्दी से आप लोग पढ़ लें प्लीज। सेकंड थर्ड पोजीशन दे रहे होते हैं तो आपको देखा होगा कि हम लोग कितने में आ जाते हैं उनको अरेंज करने में, तो सेम यही प्रॉब्लम इधर मीडियन के लिए भी। समटाइम्स डेटा ज्यादा होता है, उसकी अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में वो हो जाती है। इट इज नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, बस आपने मीन के दिया अरेंज कर दिया, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए ये कैपेबल नहीं होगा। इट इज नॉट सेंसिटिव टू सम चेंज इन द डेटा वैल्यू। ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह मॉड आपके पास क्या होता है, मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपके पास डेटा होता है, जो भी आपके पास स्कोर होते हैं, भी आपके पास वैल्यूज होती हैं, जैसा भी आपके पास डेटा होता है, ठीक है,
उसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू मतलब बार बार रिपीट हो रही है, समटाइम्स ऐसा भी होता है एक वैल्यू 2-3 टाइम रिपीट होती है, बाज़ दफ़ा 2 वैल्यूज हो जाती हैं सेम टाइम में, बाज़ दफ़ा 3 हो जाती हैं, तो वो हम उसमें पढ़ेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मोड ही ना हो, डेटा में कोई भी जो है वो रिपीट ना हो रही हो, चीज़ फ्रिक्वेंट ना हो। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कंसीडर फॉलोइंग डेटा सेट 25, 43। ये अब इस डेटा में देख लें सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या है 25। कितने टाइम्स आ गया 3 टाइम्स, 1 2 3। इसको हम कहते हैं यूनी मॉडल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो आपके पास एक नंबर जो है वो रिपीट हुआ है, एक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा था। अगर इसी में ही 2 होते, मतलब देखें 25 3 टाइम्स है, इसी तरह 43 भी होता और 25 भी 3 टाइम्स होता, तो इस डेटा को हम कहते हैं बाई मॉडल। अगर एक होगा जैसे इस वाले में है 25 तो यूनी मॉडल, अगर 2 होंगे तो बाई मॉडल, अगर 3 होंगे तो ट्राई मॉडल, ज्यादा भी हो सकते हैं तो मल्टी मॉडल। Mod is useful when scores reflect a nominal scale of measurement, but along with mean and median, it can also be used for ordinal, interval or ratio data. जी बेटा, और कौन सा मॉड वो आप मुझे बता दें, यूनी, मल्टी, बाय, ट्राई, कौन सा? ठीक हो गया। यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे, और ये एक चीज ध्यान में रखें, अगर 25 है तो 3 टाइम्स होगा, मिसाल 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, मतलब जितने भी आप कह रहे हैं कि वो होंगे नंबर होंगे, वो उसकी रिपीटेशन अगर आप कह रहे हैं बाई है तो बाई में 2 डिजिट्स जो हैं वो सेम टाइम वो हो रहे होंगे, मतलब 25 3 टाइम्स है तो 43 भी 3 टाइम्स होगा, 25 4 टाइम्स है तो 23 भी 4 टाइम्स होगा, उसको हम बाई कहेंगे। ठीक है कि 2 डिफरेंट नंबर कितनी दफा मौजूद है, 3 दफा या 4 दफा या 5 दफा। ठीक हो गया। जल्दी से जो है इसके मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। मोड मेरिट क्या है? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इजी टू कैलकुलेट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, even if the extreme values are not known, mod can be calculated. It can be located just by inspection in many cases. It can be located graphically. It is always present in the data. It is applicable for both quantitative and qualitative data. बेटा बस एक स्लाइड रहेगा, ये कर लें उसके बाद आप हो जाएं। It is demerits क्या? It is not based upon all values of the given data. It is not capable of further mathematical calculation. There will be no mod if there is no common value in the data. इसके साथ ही आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। आप लोग जाए नमाज पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ताला कल जो ब्रेक है वो मैं आपको थोड़ा जल्दी दूंगी। आज मुझे ये था कि मैं ये कंप्लीट कर लूँ। अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ताला आफ्टर 10 मिनट्स आई विल रीजॉइन दिस सेशन। थैंक यू सो मच। हमें हमेशा कहती हूँ जो दुनिया लेके चले, नमाज के बाद कहते हैं आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़नी चाहिए, और जो इंसान जो है वो नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसकी मौत के बीच में जस्ट एक समझे कदम का जो है वो फासला रह जाता है, मतलब जैसे पाँव का वो हो जाता है कि मतलब जो भी फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो आफ्टर डेथ समझे उसका दूसरा पाँव जो है वो जन्नत में होता है। फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें, और दुआ के शुरू आखिर में दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। दरूद इब्राहिमी हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, आपके पास 6 चैप्टर में हम आ गए। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? 5th चैप्टर तक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब जो है डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या क्या पढ़ लिया? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन,
ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या क्या पढ़ा, आप मुझे बताएं प्लीज। और डिस्पर्जन में, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या पढ़ा प्लीज वो भी बताएं। काइंडली रिप्लाई करें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या पढ़ा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने क्या क्या पढ़ा। वेरी वेल डन। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और डिस्पर्जन में हमने डिफरेंट मेजरमेंट के वो पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, वो हमने सब पढ़ लिया। ठीक हो गया। आपके पास इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम आ गए। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास जितने भी ग्राफ्स थे, डायग्राम्स थी, या कोई भी जो चीज़ें हमने पढ़नी, टेबुलेटेड फॉर्म में जो होता है, ग्राफ में होता है, पिक्चर्स के थ्रू होता है, ठीक है, तो वो सब आपका जो है वो था डिस्क्रिप्टिव में। इन्फ्रेंशियल में क्या आता है, इन्फ्रेंशियल के नाम से ही जाहिर हो रहा है इन्फर। इन्फर क्या है, इन्फर मतलब नतीजा निकालना, कंक्लूजन पे आना, कंक्लूड करना। ठीक हो गया। तो ये देख लें आप लोग, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा आया है, जो भी हमने टेबल बना लिए, हमने ग्राफ बना लिए, हमने पिक्चर्स कर ली, हर चीज़ के बाद अब हमने किसी भी बात के हम हमेशा अक्सर कहते हैं कि बॉटम लाइन बताएं। बॉटम लाइन मतलब कि उसका नतीजा बताएं, उसका एंड बताएं कि क्या हुआ। तो सेम यही चीज़ है। ठीक हो गया। Generalize the result of whole population on the basis of sample data. We use inferential statistics. जो भी हमने फर्दर उस पर डेटा पे काम किया होता है, अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्टैटिस्टिक्स में, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम नतीजे पे आते हैं। अब कंक्लूजन reached on the basis of evidence and reasoning. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग समथिंग, ठीक है, और इन्फरेंस इज यूजिंग ऑब्जर्वेशन बैकग्राउंड टू रीच a logical conclusion. You probably, फॉर एग्जाम्पल दें प्लीज अपनी डेली रूटीन से, यू प्रोबेबली प्रैक्टिस इन्फ्रेंस एवरी डे। किसी के ज़हन में एग्जाम्पल आ रही है? बिल्कुल, कुछ आ रही है एग्जाम्पल। लाइक अगर आप खाना खाते हैं, आप जैसे ही मुंह में डालते हैं वन बाइट, तो क्या हो जाता है, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि खाना कैसा बना। अगर आप खाते ही आपने वन स्लाइस किसी फूड का या किसी चीज़ का या वन बाइट आपने मुंह में रखा और आपने कोई अच्छा सा एक्सप्रेशन दिया, इसका मतलब होगा कि खाना बहुत मज़ेदार है। और अगर कोई अजीब सा एक्सप्रेशन दिया तो क्या हो जाएगा कि खाना शायद अच्छा नहीं, देखने वाले को पता चल जाएगा। तो क्या आपने इन्फर किया इससे, जैसे ही अगर खाना खाया और मज़े का नहीं लगा, इतना वाला मुंह में गया, अजीब सा मुंह बनाया, तो इसका मतलब होगा खाना अच्छा नहीं। मतलब ये आपने इन्फर कर लिया, आपने एक नतीजा निकाल लिया कि शायद नमक मिर्च तेज है, या क्या चीज़ तेज है, या टेस्ट में अच्छा नहीं है। सेम ये चीज़ हम इसमें करते हैं। रॉ मटेरियल, डेटा वगैरह डिस्क्रिप्टिव में,
मतलब जिसमें हमारे पास टेबल, चार्ट, ग्राफ, मीन, मीडियन, मोड, जो कुछ भी हमने पढ़ चुके हैं पहले। After that, we go for decision making. Then we use inferential statistics. ठीक है, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में? टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर है, इंशाल्लाह ताला वो हम आगे मजीद पढ़ेंगे। एनोवा है, एनकोवा है। ठीक हो गया। अब जो है हम आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और मजीद मूव करते हैं इस यूनिट में कि हम क्या पढ़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। देख लें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जल्दी से इसको रीड आउट करें, जस्ट गिविंग यू 1 मिनट। क्लियर हो जाए देन राइट इन चैट बॉक्स यस ओके। यस एग्जैक्टली। यस वेरी वेल डन। या प्लीज बच्चों, आप लोगों ने स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। किशोर ये आप प्लीज मैं रीड आउट कर रही हूँ एक दफा। टर्न नंबर पेज नंबर 72 of techniques that allow a researcher to go a step further by helping a researcher uncover patterns or relationship in the data. इसमें क्या होता है कि आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन में से आप लोग क्या करते हैं, सैंपल को जो है वो चूज कर लेते हैं। ओवरऑल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली आप हाइपोथेसिस जो है जहन में आता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? आपकी कोई भी फर्ज की हुई बात, दैट माइट बी राइट, दैट माइट बी फॉल्स। ठीक है, दैट माइट बी ट्रू, दैट माइट बी फॉल्स। आप कह देंगे कि मिसाल अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ थ्रू एलएमएस, तो आप में से कुछ कह देंगे कि एलएमएस के जरिए जो टीचिंग है वो कामयाब नहीं होती है। कुछ कह देंगे एलएमएस के जरिए टीचिंग कामयाब होती है। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये अपना प्रॉब्लम ले लिया है, मतलब एक आपने कोई टॉपिक ले लिया समझे, उस पे आपने हाइपोथेसिस बना ली कि कामयाब होती है या कामयाब नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग उसी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली आप सैंपल लेंगे, आप डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा के अकॉर्डिंगली आप सैंपल लेंगे। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि अफेक्ट नहीं होती है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने सैंपल में से डाटा लेंगे, ताकि जो आपकी नल हाइपोथेसिस होगी, इंशाल्लाह ताला हम आगे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, हम कहते हैं देयर इज नो अफेक्ट। ठीक है, मतलब हमें कह दूं इस चीज का अफेक्ट नहीं है, और अगर मैं कह देती हूँ अफेक्ट है तो वो आपकी H1 हाइपोथेसिस कहलाती है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि जिस भी हाइपोथेसिस को आपने लेके चलना है उसी के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन में से आप सैंपल सॉर्ट आउट करते हैं, ताकि जो भी रिजल्ट आए आप कहेंगे कि ये चीज मैंने फर्ज की थी, ये मैंने हाइपोथेसिस में ये कहा था, अब ये ट्रू आ गई या नहीं आ गई। समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि एट द एंड रिसर्च में जो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई होती है उसके ऑपोजिट बात आ जाती है। मतलब अगर हम कह रहे हैं देयर इज नो अफेक्ट, तो अफेक्ट शो हो जाता है, जो एक रिसर्चर की बहुत बैड लक होती है कि उसकी सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि हम जो सैंपल भी इसमें ले रहे होते हैं, वो सैंपल हम उसी के क्राइटेरिया को देख के, उसी चीज़ों को देख के हम सैंपल लेते हैं जो हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन के, जो हम शो करना चाह रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाह रहे हैं, उसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक तरह। मिसाल अगर आपकी फैमिली में किसी की शादी होती है, किसी को कोई फंक्शन है, कोई चीज़ है,
तो बार दफ़ा हम में से एक बंदा चला जाता है कि ये इसको प्रेजेंट करे। इसी तरह ओवरऑल पॉपुलेशन में से देखकर कुछ सैंपल्स ले लिए जाते हैं और वही सैंपल जो है, सैंपल क्या होता है? स्मॉल सबसेट ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। Sample is a small subset of the large population. काइंडली इसको रीड आउट करें। आपके पास जो स्लाइड है, यस और नो में मुझे जवाब दें, क्लियर में जवाब दें। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपको मैं बता चुकी हूँ। Inferences made on the basis of the data obtained from sample can't be free from error. That is, we can't say with 100% confidence that the characteristics of the sample accurately reflect the characteristics of larger population. Hence, only qualified inferences can be made with the degree of certainty which is often expressed in terms of probability. जो आप 90% या 95% ले लेते हैं, ठीक है। 95% आइडियल है, मतलब 4-5 का तो फर्क आ जाए वो है, मगर जैसे ही 95 से नीचे मतलब ज्यादा की तरफ जाने लगती है तो आपके नल हाइपोथेसिस को हो जाता है। Are interrelated. Inferential statistics enable us to infer from the data obtained the sample what the population might think. Area of inferential statistics क्या है? Has two broad areas, estimating parameters. Parameters किसे कहते हैं हम? पैरामीटर्स जो हैं आपके पास, आप जो भी सैंपल लेते हैं, जो भी आपका मीन आता है, उसको आप जनरलाइज कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन के मीन पर, यही आपका पैरामीटर कहलाता है। उसी डेटा को हम पैरामीटर कहते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वही जो बात मैंने आपको कह दी कि जो फर्क कर लेते हैं आप शुरू में बात। ठीक हो गया। A parameter, again revising, is any summary number like an average or percentage that describes the entire population. अब क्या है आपके पास? We use different types of inferential statistics, and which type should be? Yes, should we? It depends on type of variable. ये वेरिएबल को देख के आप देखते हैं कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की कौन सी टाइप्स पे लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल आपके पास जैसे हमने पहले पढ़ लिए थे, नॉमिनल है वेरिएबल, ऑर्डिनल होते हैं, इंटरवल होते हैं, रेशो, ये सब चीजें। ठीक हो गया। अब ये देख लें आप, ये चीज भी मैं बता चुकी हूँ। Several models are available in inferential statistics that help in process of data analysis. A researcher should be careful while choosing any model, because choosing a wrong model may give wrong conclusion. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने मॉडल का सही चूज करना है, तभी आपका कंक्लूजन सही आएगा। अगर आपने शुरू में मॉडल ही गलत चूज कर लिया तो जो आपकी हाइपोथेसिस है वो आपकी खुद ब खुद गलत की तरफ जाएगी। लॉजिक ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? मिसाल इसमें वही जो मैं आपको पहले बच्चों बता चुकी हूँ कि आप पेज नंबर 74 पे देख लें। आपके पास कहा गया कि एक जो है वो इंग्लिश की क्लास है, जो इंटरेस्ट है लर्निंग का, इंग्लिश लर्निंग का एज अ फॉरेन लैंग्वेज, वो फीमेल में ज़्यादा है कंपैरेटिवली मेल में। अब इस चीज़ को हमने टेस्ट करना है, तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? अगर 1000 के स्टूडेंट्स थे मेल और फीमेल, तो हमने क्या किया
तो 60 सैंपल ले लिया, 60 मेल में से 60 फीमेल में, और फिर हम उसको जो है एक प्रॉपर मॉडल से, एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजारेंगे और एट द एंड हम कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको कह देंगे कि हाँ भाई ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए हम उसका एक व्यू दे देंगे कि हम क्या सही सोच रहे थे, जो चीज हमने सोची या नहीं। ठीक हो गया, तो इसमें हम यही करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या हो गया, इसमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस इन रिसर्च इन फेडरल and in educational research in project field. It allows us to use what we have learned from descriptive statistics and allow us to go beyond immediate data. Inferential statistics refers on the basis of sample data what the population might think. It helps us to make judgment about the probability that an observation is dependable or one that happened by chance in the study. आपके पास हाइपोथेसिस के हम जा रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, मैंने आपको बता दिया कि हाइपोथेसिस क्या होती है। आवाज आ रही है? प्लीज मुझे थोड़ा बताएं आप लोग। काइंडली स्टूडेंट्स रिप्लाई करें, आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है तो हम आगे चलते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताएं यस मैम क्लियर। इधर तक आप लोगों को हर चीज क्लियर हो गई है? Hypothesis is assumption about anything that may be true or false. Hypothesis testing is used to answer research questions. Hypothesis testing क्यों की जाती है? आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने के लिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, hypothesis testing काइंडली देख लें। It is usually impossible for a researcher to observe each individual in a population. Therefore, he selects some individual from the population as sample and collect data from the sample. He then uses the sample data to answer questions about the population. For this purpose, he uses some statistical technique. Hypothesis testing is a statistical method that uses sample data to evaluate a hypothesis about population parameters. A hypothesis test is usually used in context of a research study. Depending on the type of research and the type of data
The details of the hypothesis test will change from one situation to another. Hypothesis testing is a formalized procedure that follows a standard series of operations. In this way, a researcher has a standardized method for evaluating the results of his research study. क्योंकि कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट होने वाली है, आपका टाइम ओवर होने वाला है। अटेंडेंस में सेव कर चुकी हूँ। लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कल इंशाल्लाह ताला हम हाइपोथेसिस से स्टार्ट लेंगे। काइंडली आगे जितना भी है इस यूनिट में वो पढ़ के आए। आपके पास लॉजिक होगी हाइपोथेसिस के, 4 स्टेप्स होंगे हाइपोथेसिस प्रोसेस के। आपके पास टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर होगा, टी टेस्ट होगा। तो ये आप काइंडली अच्छी तरह क्लियर हो के आए, अच्छी तरह पढ़ के आए।